पिछले पाठों में हमने पढ़ा गांधी जी के आंदोलनों के बारे में, किस तरीके से गांधी जी ने लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। सबसे पहला आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन जो चंपारण में उन्होंने शुरू किया। दूसरा उनका आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ कि सरकार का सहयोग न किया जाए। तीसरा आंदोलन उनका था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें विनय अन्याय करके जो है आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और नए कानून को बनाने का प्रयास किया। इस तरीके से हमने देखा कि आंदोलन के तहत लोगों को गांधी जी ने अपने आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया। उसमें शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि सामूहिक अपनेपन का अभाव कैसे लोगों के अंदर आया। तो इस पाठ में यही चीज़ आपको बताया गया है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करते हैं कि वे एक राष्ट्र के ही अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात करते हैं। मतलब जब हम ये बात करते हैं कि राष्ट्र की बात करते हैं और जब लोगों को यह महसूस होने लगता है कि हम उस राष्ट्र के अंग हैं, तो साझा का मतलब होता है जब हम आपस में, बहुत से लोग उसको आपस में जब बात करते हैं तो वही बात धीरे धीरे बैठ जाती है और लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के दो कारण थे। पहला था उसमें संयुक्त संघर्ष और दूसरा था सांस्कृतिक प्रक्रिया। तो संयुक्त संघर्ष 19वीं और 20वीं सदी के बीच जितने भी आंदोलन की शुरुआत की गई, सब में सभी समुदायों ने मिलकर भाग लिया। समुदाय का मतलब जितने भी लोग थे, भारतीय जनता जो थी वो सब ने मिलकर उसमें भाग लिया और इस एकता की वजह से संयुक्त संघर्ष की बात पूरे भारत में फैल गई। कोई एक आदमी यदि आंदोलन करता है तो उससे आंदोलन पूरे देश में नहीं फैल सकता, लेकिन जब सभी लोग, बहुत से लोग मिल जाएंगे तो हम अपनी बातों को दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और वही हुआ। संयुक्त मोर्चा चलाया गया जिसमें अपनी बातों को, एक बात को दूसरे लोगों के माध्यम से दूसरे उसमें पहुंचाया गया। दूसरा था सांस्कृतिक संघर्ष। 20वीं सदी से भारत में रूपक, गीत, प्रतीक किया गया। यह सभी संस्कृत से जुड़ी हुई थी। जैसे हमने जब यूरोप का हम राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि रूप, गीत और प्रतीक शीर्षक जो बनाए गए थे उनके माध्यम से राष्ट्रवाद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी तरीके से भारत में भी हुआ। लोगों ने रूप, गीत और प्रतीक का माध्यम शुरू किया। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर रूपक का निर्माण किया। मतलब एक तस्वीर उन्होंने बनाई जो एक रूपक के तौर पर थी। जैसे ये चित्र देखिए आप, इस चित्र में भारत माता का ये चित्र बनाया गया है और इसमें, इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि किस तरीके से भारत माता का, ये एक प्रतीक था, कोई चित्र नहीं था, ये एक प्रतीक था जो अपने से बनाया गया था, काल्पनिक चित्र था और इस तरीके से बनाया गया था। ध्यान से देखें, यहाँ दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। अपने पूर्ववर्ती छवि वर्मा की भांति अविंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। तो यहाँ पे गांधी जी ने जो चित्र बनाया उसको अतीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने उसको एक रूप दे दिया। और ये दर्शाती है कि ये चित्र जो था वो ये दर्शाती है कि भारत हमारी मातृभूमि है और इस मातृभूमि की स्वतंत्रता और सुरक्षा हमारा धर्म है। लोगों के अंदर ये भावना पैदा की गई कि ये एक धरती जो है वो हमारी भारत माँ है और इसको हमको इसकी रक्षा करनी है। उन्होंने मातृभूमि की स्तुति
के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्होंने गीत लिखा। कौन सा? वंदे मातरम। और इस गीत को विभिन्न तरह के आंदोलनों में गाया गया, जो भी आंदोलन हो रहे थे, और ख़ास करके ये आंदोलन जो बंगाल का क्षेत्र था उस क्षेत्र में हो रहा था, और उसमें इसको गीत के रूप में गाया जा रहा था। इस पर कविता भी लिखी गई, जिसे बाद में गीत में बदलकर राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाट और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक गाथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। लोकगीत जो होते थे उससे जब गाया जाता था तो लोग इकट्ठे होते थे और उसको सुनते थे, और ये काम धीरे धीरे गाँवों में फैल गया और गाँवों में जाके लोगों ने गाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का आंदोलन जो था उसका नेतृत्व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने शुरू किया। और इसी तरीके से मद्रास और भी जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में भी आंदोलन शुरू हो गया। और जो भारतीय झंडा था, भारतीय तिरंगा, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया जो हरा, लाल और पीले रंग का था। ये राष्ट्रीय झंडा धीरे धीरे बन गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्ध चंद्र दर्शाया गया था। तो ये 8 प्रांत जो ब्रिटिश शासन के उसमें थे, उन 8 प्रांतों को उसमें दर्शाया गया था। कमल का फूल दर्शाया गया था। हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए अर्धचंद्र मतलब अर्धचंदा जो है वो दर्शाया गया था उस झंडे में। इसी तरीके से गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, और यह तिरंगा भी 3 रंगों का था, जिसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग दिया गया था। इसके माध्यम से गांधी जी प्रतीक चरखों को जगह दी गई थी। जैसे चरखा चलाता हुआ गांधी जी को उस झंडे में दिखाया गया था, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूस में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। और गांधी जी ने जो झंडा तैयार किया था वह झंडा 1921 में उन्होंने तैयार किया था। इसके बाद फिर आता है 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब उस समय जो इतिहासकार थे, जो लिखने वाले लोग थे, वो अंग्रेज थे, और उन्होंने भारतीय इतिहास को ऐसा दर्शाया था कि जैसे भारत एक बहुत गरीब देश है, भारत के लोगों के यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो भारतीय इतिहास की सच्चाई थी वो आप पहले जानते हैं। जैसे भारत का जो प्राचीन इतिहास था, जैसे भारत को कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो क्या ऐसा था? अगर ऐसा नहीं था तो ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए क्यों आए? फिर अंग्रेज़ों ने भारत में इतनी गरीबी क्यों दिखाई? तो अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए हैं जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। मतलब अंग्रेज ये दर्शाना चाह रहे थे कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इतने गरीब हैं जो अपना शासन नहीं कर सकते, इसलिए भारतीयों को अंग्रेज़ों के शरण में रहने की आवश्यकता है। इसके जवाब में भारतीयों ने अपने गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखा, जिसमें कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहा था। जैसे प्राचीन काल का हमारा जो इतिहास था वो बहुत ही गौरवमयी इतिहास था। जैसे यहाँ की जब लोक कथाएँ हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो इतिहास में हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि किस तरीक़ा से भारतीय कला और वास्तुशिल्प जो था उसने पूरे विश्व पर अपना प्रभाव छोड़ा। विज्ञान और गणित में भी विशेष योगदान था, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। धर्म और संस्कृति, जैसे भारत विभिन्न धर्मों का एक
देश है। यहाँ पे बहुत से धर्म हैं जिनको लोग मानते हैं। यहाँ की अपनी एक संस्कृति है, कानून और दर्शन अपने अलग हैं। हस्तकला, जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएं थीं या उनका व्यापार, यही व्यापार करने के लिए उस समय जो है अरब से लोग भारत में आते थे। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था और लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी एक समस्या थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था और जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में गांधी जी ने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। मतलब सभी लोगों को एकजुट होने का गांधी जी ने प्रयास किया और अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थीं, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अर्थ था। जैसे हमने पहले आपको बताया कि लोग अलग अलग अर्थ लगाते थे और अलग अलग तरीके से उसको सोचते थे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। और इसके साथ में गांधी जी के द्वारा देखिए जो लास्ट में सबसे किया गया वो भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। जैसे सभी लोग जानते हैं द्वितीय आंदोलन कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। तो इस तरीके से ये असहयोग आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने, अब ये 1942 में शुरू किया गया। गांधी जी ने इसमें करो और मरो का आंदोलन नारा दिया था वहाँ पे उन्होंने। ये पूरा ध्यान से आप पढ़ लेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।